जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा है सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 6। कल हमने अच्छे अच्छे कंसेप्ट को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखे थे। तो आज उसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का शीट 1 था, जो मैंने शीट 1 अपलोड किया हुआ था टेलीग्राम चैनल के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में उस पीडीएफ का लिंक भी दिया था, तो शायद से आज शीट 1 हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस बचे हुए हम लोग के। हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब जितने मैक्सिमम कंसेप्ट थे पढ़ने के लिए, हमने वो सारे कंसेप्ट शीट 1 में से पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद बारी आएगी शीट 2 की। ओके, तो आज लेक्चर देखते कितना लंबा होता है। तो आज शीट 1 को ख़त्म करके ही जाना है हमको, बिना उसके ये लेक्चर छोड़ना नहीं है। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंकुश मिश्रा मैथ से जुड़ सकते हैं, और अगर आपको पर्सनली डीएम में कुछ डाउट पूछना है मुझसे तो आप इंस्टा पे मुझको फॉलो करके डाउट पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, मैंने कल आपको एक टेक्निक सिखाई थी, जिस टेक्निक का नाम था इंटरपोलेशन टेक्निक। जिसका नाम क्या था? इंटरपोलेशन टेक्निक। वो मैंने आपको सिखाई थी। ओके, तो इंटरपोलेशन टेक्निक के ऊपर से मैंने आपको एक सवाल दिया हुआ है। इस सवाल को सॉल्व करके बताओ आप कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, इसको आप सॉल्व करो, देखो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है। अगर सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो तुम लोग को सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके, समझ गए? वीडियो को पॉज मारो तब इसको सॉल्व करो। ओके, सो लेट स्टार्ट। देखते क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है a+1 2045 द होल स्क्वायर प्लस 2046 द होल स्क्वायर। ओके, अब मुझको क्या बोला है? मुझको बोला गया है 2a+1 का फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2a+1 मुझको फाइंड करना है। तो देखो, मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया लेट, माना 2045 की वैल्यू है 1, 2045 की वैल्यू है 1। तो 2046 मेरा क्या बन जाएगा? इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? 2045 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 मतलब 2046 मेरा बन जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे जो मेरे को a+1 मिलेगा ड्यू टू इंटरपोलेशन टेक्निक बाय इंटरपोलेशन टेक्निक। ओके, तो देखो a+1 इक्वल्स टू, अब ये मेरा क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर, और ये मेरा बन जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 1 + 4 मतलब 5, और a+1 तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? मेरे को a की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो वो 4 को उठा के तुम लोग यहाँ पे रख दो। ओके, तो √2 4 + 1 कितना मिल जाएगा? 4 दूनी 8 1 9, 9 का रूट मतलब 3। अब मेरे को 3 मिल गया। अब मेरे को इस 3 को कन्वर्ट करना है इन नंबर्स में। अब गधो ऐसा मत करने लगना, अगर तुम लोग को 20451 दिया हुआ है तो उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल भी नहीं। इंटरपोलेशन टेक्निक में तुमने जो जो टर्म्स को जो जो डिफाइन किया उसको वैसे ही रखो। इस 3 के लिए इसको 3 बनाने के चक्कर में मल्टीप्लाई मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। ओके, देखो, अब ये मेरा क्या है? ये मेरा 3 है, तो मेरे 3 का मतलब क्या होता है? मेरे 3 का मतलब होता है 1 + 2। क्या होता है? 1 + 2। याद रखना, जो भी नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा इंटरपोलेशन टेक्निक में, तो उसको ब्रेक किस में करना है? जो आपने लेट किया है ना, उसको उसी नंबर से ब्रेक करना है। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग को 3 मिलता, बट अगर यहाँ पे मेरा आंसर होता 7 और ये मेरा होता 4, तो मेरे को इस 3 को मैं कैसे लिखता? मैं इसको लिखता 7 - 4। समझ गए? मैं इसको क्या लिखता? मैं इसको 7 - 4 लिखता, इस 3 को। इंटरपोलेशन टेक्निक में जो भी आंसर मिले उसको हमेशा लेट में जो आपने वैल्यूज लिए ना उसको उसी के रूप में लिखना है, ताकि आंसर आपको राइट मिले। ओके, चलो, तो एक कितना मेरा 2045 प्लस 2046 कितना बन जाएगा मेरा? ये यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6 5 11, मतलब ये ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से पहचान लो कि आंसर क्या होगा, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट सेम नहीं है। तो 4091 क्या होगा? इसका आंसर होगा √2a+1 का। सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं, खास करके एसएससी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो दिमाग घुमा के रख दे। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं आगे।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 के पहले आप में से कितनों को डेसिमल आता होगा नहीं आता होगा नहीं पता, तो मैं डेसिमल का बेसिक्स बता रहा हूँ कि देखो डेसिमल के बेसिक्स होते क्या हैं। अगर यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर यहाँ पे मैंने लिखा 8 का स्क्वायर, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 64। कितना बन जाएगा मेरा, ये 64 बन जाएगा। अगर मैंने लिखा 0.8 का स्क्वायर, मैंने क्या लिखा 0.8 का स्क्वायर, ये यहाँ पे कितना बन जाएगा 0.64। देखो जब भी यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या हो तो इसका स्क्वायर करने पे पॉइंट के बाद दो संख्या आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, पॉइंट के बाद दो संख्या आनी चाहिए, मतलब उसका दुगना। अगर यहाँ पे 0.08 का स्क्वायर होता तो यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर से दो, तो मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद आएंगे 4 नंबर, मतलब 0.064। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये 0.8 का होल स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 8 इंटू, अब ये क्या है, पॉइंट के बाद कितना नंबर पीछे एक ना, तो पावर में एक -1 लगा दो, इसका होल स्क्वायर। मतलब देखो तो 8 का स्क्वायर कितना होगा मेरा 64 होगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 10⁻²। अब 10⁻² का मतलब क्या होता है, 64 में 2 डिजिट के पीछे, -2 का मतलब क्या होता है 2 डिजिट के पीछे दशमलव आएगा मेरा, मतलब मेरा पॉइंट आएगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता है 0.08 द होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिखता, इसको मैं लिखता 8 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, मतलब 64 इंटू, अब ये -2 और 2 क्या बन जाएगा मेरा 10⁻⁻4, मतलब 64 के पीछे भी 4 डिजिट तक पॉइंट, 4 डिजिट के बाद ही पॉइंट आएगा, मतलब पॉइंट 1 2, फिर ये 64 आएगा, मतलब 1 2 3 4। ओके, तो 4 डिजिट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट आएगा, पॉइंट के बाद क्या आएगा 4 डिजिट आएगा। -2 का मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा। ओके, और स्क्वायर में ये नंबर्स हमेशा इवन ही रहते हैं, -2 -4। अगर कभी भी नंबर ऑड हुआ, अगर कभी भी नंबर ऑड हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखो 6 अगर कोई आपसे पूछे कि √0.64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट से 2, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट से 2, तो ये बाहर आते हो डिजिट कितना बन जाएगा, 1 64 का एक स्क्वायर, और यहाँ पे 1 0 0। अगर कोई ऐसा पूछे कि 6.4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, कोई रैशनल नंबर नहीं आएगा इसका स्क्वायर रूट में, मतलब कोई प्रॉपर नंबर नहीं मिलने वाला। ओके, तो अंदर जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने को बोला जाए, आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने को बोला जाए, तो हमेशा पॉइंट के बाद, अगर नंबर पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट के बाद क्या आने चाहिए, इवन डिजिट्स आने चाहिए, तभी उसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अगर पॉइंट के बाद और डिजिट्स आते हैं, पॉइंट के बाद अगर और डिजिट्स आते हैं तो आप उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते बिल्कुल भी, वो इररेशनल नंबर बन जाएगा। समझ गए? इसको रफ कर देता हूं। देखो अब ये रैशनल नंबर मेरा कैसे, क्या मैं 0.8 को 0.8/1 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना इसको मैं, 0.8 को 0.8/1। तो वैसे ही पॉइंट का खेल है। देखो अभी अंदर ब्रैकेट के अंदर जितना भी पॉइंट रहे, अंदर ब्रैकेट के अंदर जितना भी पॉइंट रहे, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया 11 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 121 ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 0.0121, मैंने क्या लिख दिया 0.0121। अब ये देखो इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 4, मतलब इवन डिजिट्स है, तो मतलब यहाँ पे ये 4 बाहर आते क्या बन जाएगा, आधा। मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर इसके, अगर स्क्वायर रूट के अंदर इसके 4 डिजिट्स है, तो बाहर आते जब इसका स्क्वायर रूट लगे तो पॉइंट के बाद कितने आएंगे, 2 डिजिट्स आएंगे, मतलब 11 आएंगे, 0.11। ओके, तो 0.11 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, मेरा 0.11 का स्क्वायर होता है 0.0121। पॉइंट के बाद 4 डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 4 डिजिट। अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर 6 है तो बाहर आते 3 बन जाएगा। बट याद रखना हमेशा अंदर इवन नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। जिस नंबर का भी आप स्क्वायर रूट निकालोगे, जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर करोगे, जैसे कि अगर मैं 0.4 का स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 0.16, तो स्क्वायर करने पर भी ये क्या आएगा, इवन डिजिट से आएंगे, इसके बाद क्या आएंगे मेरे, इवन डिजिट से आएंगे। तो अगर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में मेरे पॉइंट में कोई भी नंबर लिखा है तो ऑलवेज रिमेंबर कि पॉइंट के बाद मेरे कितने होंगे, इवन डिजिट्स ही होंगे।
अगर ऑड डिजिट्स हुए तो मतलब वो नंबर कभी जीवन में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, चाहे कितनी कोशिश कर ले वो। समझ गए परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का कैसे। और अगर पॉइंट के बाहर निकाल तो मैंने क्या बोला है, अगर पॉइंट अंदर 4 है तो बाहर आते क्या बन जाएगा, वो 2 बन जाएगा। ओके देखो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये क्या मेरा 64 है, ये 0.0064 है, ये 0.81 है और ये 0.0081 है। इस ये मुझको कितना मिल जाएगा 8। अब ये देखो ये क्या पॉइंट के बाद 4 डिजिट है ना, मतलब बाहर आते क्या होगा 0.08 होगा। कितना होगा 0.08 होगा। और ये मेरा कितना होगा 0.9, 81 का स्क्वायर 9, 81 का स्क्वायर रूट 9 और पॉइंट के बाद 2 है तो बाहर आते पॉइंट के बाद 1 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 0.09। समझ गए। अब देखो ये जो डेसिमल वाला लेक्चर है ना, ये आपने क्लास 3 में पढ़ा होगा। कौन से क्लास 3 में पढ़ा होगा। अब इसको डिटेल में बताओ ग्रेजुएट के बच्चों को ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसके नीचे कोई सिखाता भी नहीं है और ना मैं सिखाऊंगा आपको इसके नीचे गिर के। तो डेसिमल वाला अगर आपको नहीं आता है ना सीरियसली, अगर इसके बाद भी, तो क्लास 3 की टेक्स्ट बुक उठाओ। देखो क्लास 3 की टेक्स्ट बुक पढ़ने में कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डेसिमल नहीं आता है। क्लास 3 की टेक्स्ट बुक उठाओ, उसमें देखो दशमलव या डेसिमल करके चैप्टर रहेगा। मुश्किल से आपको 2 घंटा जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़ लो, आपको समझ जाएगा कि रियल में डेसिमल उर्फ दशमलव होता क्या है। समझ गए। क्योंकि अगर यहाँ पे डेसिमल बताने बैठा मैं तो मेन चीज हमारी छूट जाएगी। ओके चलो देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 8, यहाँ पे 0.08, यहाँ पे 0.9 और यहाँ पे 0.09। तो सबको क्या करना है, हमको ऐड करना है, देखना है कौन सा राइट है कि नहीं। तो 8.00, 0.08, 0.9 और 0.09। तो देख लो 8 8 16 1 17 कैरी 1, 9 1 10 0 कैरी 1, 8 1 9 मतलब 9.07। मतलब पहला वाला तो हमारा राइट है। अब दूसरा वाला हमको चेक करना है। अब ये देखो ये मेरा क्या है 10201। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 6 डिजिट्स है। मतलब अगर ये पॉइंट के बाहर आएगा, अगर इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो इसके बाद कितना डिजिट आएगा, इसके बाद आएगा 3 डिजिट आएगा इसका। तो 10201 किसका स्क्वायर है, ये मेरे 101 का स्क्वायर है ना। 101 का मेरा स्क्वायर कितना होता है, 101 का स्क्वायर 10201 होता है। तो मतलब यहाँ पे कितना है 6 डिजिट है, तो बाहर आते कितना बन जाएगा 3 डिजिट, मतलब 101 प्लस 9801 किसका स्क्वायर है, ये 99 का स्क्वायर है। कितना होता है 9801। ओके अब ये देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है, यहाँ पे 2 है, मतलब 9.9 का स्क्वायर मेरा होगा 9801। क्योंकि यहाँ पे कितना है, एक स्क्वायर होते कितना बन जाएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मतलब 9.9। और यहाँ पे क्या है 0.25 मतलब 0.5। ये तो सिंपल है, तो सबको क्या करो ऐड कर लो। 0.101, 9.9 और 0.5। ये देखो 10। अब ये देखो लास्ट के 2 डिजिट इसके क्या है 51 है और इसका क्या है 01 है। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरा वाला क्या है हमारा रॉन्ग है। दूसरा वाला क्या है हमारा रॉन्ग है। अगर आंसर देखे तो कितना मिलेगा इसको 9 1 10 5 15 कैरी 1 9 1 10 मतलब 10.501 हमारा आंसर आएगा। तो केवल ओनली 1 राइट है हमारा, दूसरा पूरी तरीके से रॉन्ग है, सेटिस्फाई नहीं कर रही क्वेश्चन को। ओके अभी बोल रहा हूँ जिनको डेसिमल नहीं आता है वो डेसिमल का चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में अगर कहीं आप लोग मात खाओगे तो वो डेसिमल में ही खाओगे आप लोग मात, और कहीं नहीं खाओगे। ओके जैसे कि देखो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि 0.9125 को 9125 में से पॉइंट को बाहर निकालो, तो 9125 इंटू 10 यहाँ पे लिखो। अब ये देखो पॉइंट के पीछे कितने डिजिट से 4 ना, तो ऊपर -4 लगा दो। समझ गए। किसी नंबर में से अगर दशमलव को आप लोग बाहर निकालते हो
तो जितनी संख्या के बाद आप बाहर खींच के निकालते हो ना, मतलब ये पॉइंट को मैंने खींच के बाहर निकाला, मतलब 4 संख्या से पीछे खींच के निकाला तो -4। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता 0.0123 तो यहाँ पे क्या 5 संख्या है ना मेरी, मतलब 1 2 3 4 इंटू मैंने पॉइंट को कितनी संख्या के पीछे से खींच के निकाला, 5 संख्या के पीछे से, मतलब 10⁻⁻5। समझ गए। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हो 0.12 इंटू 0.12 इंटू 0, चलो 12 नहीं 36 ले लेता हूँ, 0.36 इंटू 0.48। ओके, अब इसमें से पॉइंट को बाहर निकाल के दिखाओ, तो यहाँ देखो 12 इंटू 36 इंटू 48, और यहाँ पे देखो यहाँ से पॉइंट को मैंने कितने नंबर से बाहर निकाला, 2 अंकों से बाहर खींचा तो मतलब -2, इसमें से ही मैंने 2 अंकों से बाहर खींचा मतलब -2, और इसमें से ही मैंने 2 अंकों से बाहर खींचा मतलब -2, और ये मेरा क्या, ये मेरा 12 इंटू 36 इंटू 48 ऐसे रहेगा इंटू 10 की पावर। देखो बेस सबका सेम है, अगर बेस सबका सेम है तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो -2 -2 -2 मतलब -6। समझ गए। ऐसे नंबर्स में से ना आपको ना आगे पॉइंट को बाहर खींचना पड़ेगा, तो ये आपको आना चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन के लिए। अगर ये आपको नहीं आता तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ना पूरी तरह के वेस्ट है आपका। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन पे अच्छे से पकड़ बनानी है तो डेसिमल का नॉलेज होना मस्ट है। क्या, डेसिमल आपको आना ही चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेसिमल का नॉलेज होना। समझ गए। चलो, आई होप समझ गए हो तुम लोग, स्कॉलर बच्चों सब। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला को देखो, पिछली बार क्या था, स्क्वायर रूट था, अभी क्या है, स्क्वायर से हम लोग का। ओके, देखो तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 0.7 का स्क्वायर निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सत्य है, ये तो मेरा क्वेश्चन है। 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का होल स्क्वायर प्लस 11.1 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन दिया गया, इसका जो सम है क्या वो इससे बड़ा है, तो हम लोग चेक करके देखते हैं। 0.7 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 0.49 होता है, प्लस फिर उसके बाद 0.07 का स्क्वायर मेरा कितना होता है। अब ये देखो पॉइंट के बाद 2 है, मतलब इसके बाद क्या आएगा, 4 डिजिट आएगा, 0.0049। समझ गए। अब 111 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 111 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, यहाँ पे ये 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, मतलब 121 का मतलब एक यहाँ पे रहेगा, और ये बन जाएगा 122 में जब एक यहाँ पे जोड़ूंगा तो 123, मतलब 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। अब देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर, मतलब स्क्वायर करते पॉइंट के बाद कितना नंबर बन जाएगा, 2 नंबर, मतलब 11.1 का स्क्वायर मेरा कितना होगा, 123.21 123.21, तो 123.21। देखो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, ये तो आप सबको स्कूल में पता रहेगा ना कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को लिखा जाता है, तभी आंसर राइट आता है। अब ये देखो ये क्या है मेरा 9 9 और 4 मेरा होता है 13, वेट ये 4 यहीं पे आएगा, 9 1 10 कैरी 1 4 2 6 1 7 पॉइंट 123। अब ये देखो, अब क्या ये नंबर मेरा बड़ा है कि 123.8 मेरा बड़ा है, ये तो मेरा छोटा है ना 123.8 से, इसका सम, मतलब पहला वाला इक्वेशन पूरी तरीके से रॉन्ग है, पहला वाला इक्वेशन पूरी तरीके से रॉन्ग है। तो बचता क्या है मेरा, अब सेकंड वाला मेरे को चेक करना है। ओके, चलो ये देखो सेकंड वाला चेक करना है, तो 112 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 112 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, ये मेरा होता है 100 + 12, मतलब यहाँ पे 44 का 1 यहाँ पे रहेगा, ये मेरा कितना बन जाएगा, 124 में 1 जोड़ूंगा तो 125। समझ गए। अब ये क्या है, पॉइंट के बाद दो नंबर है ना, मतलब स्क्वायर होते ही पॉइंट के बाद कितना नंबर रहेगा, 4 नंबर। ओके, मतलब 1.12 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 1.2544 1.2544। ओके, फिर उसके बाद 103 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, ये तो मुंह जवानी याद होना ही चाहिए, 10609 10609। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा, कितना आएगा 09, और यहाँ पे कितना आएगा 106। फिर उसके बाद 105 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 105 का मेरा स्क्वायर होता है 110
25। ओके वन, अब देखो ये पॉइंट के बाद कितना नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा ना, तो 105 का मेरा स्क्वायर होता है 11025। तो पॉइंट के बाद मेरा आएगा 4 नंबर, तो मेरे को मिल जाएगा 1.1025, मतलब 1025। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, इरेजर को क्या हो गया, ओके देखो पॉइंट के बाद कितना मिल जाएगा मेरे को 1025, और यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 1। ओके चलो, तो इसको प्लस मार के देखो मेरे को कितना मिलेगा, 5 4 9, 4 2 6, 9 5 14, 4 कैरी 1, 2 1 3 1 4 पॉइंट, 6 1 7 1 8 0 1। अब ये देखो, क्या ये जो नंबर है मेरा 108.4, हाँ ये बड़ा है मेरा 108.3 से, मतलब ये वाला स्टेटमेंट मेरा राइट है, मतलब ऑप्शन बी इज माय करेक्ट। केवल ऑप्शन 2 मेरा राइट है, बाकी ऑप्शन 1 मेरा गलत है। समझ गए? इसको अपने नोट्स में उतार के लिख लो। सिंपल कंसेप्ट है, बस सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको डेसिमल की नॉलेज होना ज़रूरी, क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन आपने अभी तक पढ़ा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो काम नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। डेसिमल की नॉलेज होना मस्ट है, समझ गए? अगर स्कूल में आपने ये सब चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए होते ना, तो आप लोग डिग्री करने के बाद भी इसको नहीं पढ़ते हो। जिसका बैकग्राउंड साइंस है उसने भले ये डेसिमल्स वगैरह उसको टेंशन ना देते हो, बट जिसका बैकग्राउंड साइंस नहीं है उसको ये सब टेंशन देता है। ओके सो बढ़ते हैं आगे हम लोग। हाँ, अब हमारा नया कंसेप्ट आ गया क्यूब रूट। देखो अब मैं डायरेक्ट क्यूब रूट क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि क्यूब हमने जब स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सब देखा कि स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं, बट अभी हम लोग क्यूब नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि क्यूब निकालने के इस दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं, और जो कि छोटे नहीं हैं उनको आप लोग दिमाग में बैठा ही नहीं सकते। आप लोग अगर उसको ऑन पेन पेपर अगर आपने उसका ट्रिक लगाया तो आप उससे अच्छा मल्टीप्लाई कर लो किसी नंबर का 3 बार। इन शॉर्ट तो क्यूब यहाँ पे मैं नहीं सिखाने वाला, और एग्जाम में क्यूब आपसे पूछेगा भी नहीं। आपको एग्जाम में पूछेगा सिर्फ और सिर्फ क्यूब रूट। क्या पूछेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ क्यूब रूट। तो आपको 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा की डिमांड भी नहीं होती और इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं होती। समझ गए? अगर ये देखो, ये जो बड़े बड़े नंबर है ना, एग्जाम में इतने बड़े बड़े नंबर नहीं आते, छोटे छोटे नंबर ही आते, 5 से 6 डिजिट बस। उसके ऊपर नंबर अगर बढ़ते हैं तो मान लो एग्जामिनर ने, मतलब मैंने सामने लेने आपके लिए वो बनाया बस डिजाइन करने ताकि क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन सके। बाकी एग्जाम में इतने बड़े नंबर नहीं आते, टेंशन मत लो। यहाँ पे केवल सॉल्व करने के लिए लिया है मैंने इतने बड़े बड़े नंबर। ओके चलो, ओके तो क्यूब की तरफ बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्यूब पढ़ने के पहले अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, इफ x इक्वल्स टू √64 होता है, अगर मैंने आपको x की वैल्यू √64 दी, मतलब x की वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी? 8। ओके इसका मतलब क्या था मेरा? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, x² इक्वल्स टू 64, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 8 हो गई ना। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। x के ऊपर जितनी पावर होगी, x के ऊपर जितनी पावर होगी, अगर पावर 2 है तो x के 2 मान संभव होंगे, मतलब x की 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो होंगी +-8। अगर आप +8 में +8 का मल्टीप्लाई करते हो तो भी 64 आता है, अगर आप -8 में -8 का मल्टीप्लाई करते हो तो भी 64 आता है। समझिए, अगर पावर में 2 है तो x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो +8 और एक -8। वैसे ही क्यूब का सीन होता है, वैसे ही किसका सीन होता है? वैसे ही क्यूब का सीन होता है। क्यूब में क्या होता है? पावर पे 3 पावर होता है। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे बोल दूं मैं, इफ x³ इक्वल्स टू 64, तो x की पॉसिबल वैल्यूज का मान बताओ। अभी जो कॉमन बच्चा रहेगा सामान्य ज्ञान वाला, वो सीधा बोलेगा सर x का मतलब 4, डायरेक्ट क्यूब रूट ले लो। नहीं, x की 3 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, जितनी पावर होती है उतनी ही वैल्यूज पॉसिबल होती हैं x की। ओके देखो, तो एक 4 तो हमको ऐसे ही मिल गया,
कॉमन सेंस है, बट कॉमन सेंस हमको लगाना नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब इक्वल टू 0। अभी मेरा क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मेरा ये बन गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 16। ओके, बी का 4 का स्क्वायर मतलब 16 इक्वल टू 0। अब ये देखो, अब 0 को आप लोग करो कंपेयर, तो x माइनस 4 एक मेरा 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद और एक मेरा क्या रहेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को x की एक वैल्यू मिल गई 4। ओके, अब बाकी दो वैल्यूज मेरे को ये देगा, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर x की पावर 3 है तो x की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, तो बाकी दो वैल्यू ये देगा। अभी देखो, क्या मैं इसको फैक्टराइज कर पा रहा हूँ नॉर्मली, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है मेरे को कि जिसको प्लस या माइनस करने पे 4 मिले या जिसको मल्टीप्लाई करने पे 16 है। कोई नंबर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो हम लोगों को पता है कि जो नंबर प्रॉपर फैक्टराइजेशन में नहीं जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसके लिए हम लोग लगाते हैं श्रीधराचार्य सूत्र और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य सूत्र, ये आप सबने क्लास 9th में पढ़ा होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला के बारे में। अगर नहीं पढ़ा तो मतलब तुमने स्कूल में कुछ नहीं किया है, सिर्फ मस्ती की है बस। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो जो मेरा फॉर्मूला था वो मेरा क्या था, मेरे x की कौन सी वैल्यू होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मेरा क्या होगा, x का मान होगा अगर मेरा प्रॉपर फैक्टराइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो, और वो जो मेरा x का इक्वेशन था वो मेरा क्या रहता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है ना, तो a की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 1 हो गई। b की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 4 हो गई। और c की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 16 हो गई। तो यहाँ पे वैल्यू रख के देखो, x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मेरा कितना है, 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू 16 मतलब 16 मतलब 4 इंटू 16 मतलब 64 माइनस 16 मतलब माइनस का 48 यहाँ पे मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 मतलब 2। तो ये देखो यहाँ पे मेरे को दो वैल्यूज मिल गई, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो मैं x को ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे -4 प्लस रूट ऑफ -48 डिवाइडेड बाय 2 और -4 माइनस रूट ऑफ 48 डिवाइडेड बाय 2। अब रही बात यहाँ पे जो रूट के अंदर -48 आया, तो मैंने आपको नंबर सिस्टम में शायद बताया हो कि जो ये जो हमारा नंबर होता है, ये देखो जब कभी भी रूट के अंदर अगर कोई माइनस नंबर आया, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं ले लूँ -7 आ गया, रूट के अंदर -8 आ गया, तो इसको हम लोग किस में लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं इमेजिनरी नंबर में। किस में लेते हैं, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, किस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इस जो रूट -1 का वैल्यू है ना, रूट -1 का वैल्यू होता है आयोटा, इसको आई से डिनोट किया जाता है। किससे, आई से डिनोट किया जाता है। तो अंडर रूट -7 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इंटू 7, तो मतलब रूट -1 इंटू रूट 7, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, रूट 7i, क्योंकि -1 रूट कितना है मेरा, i है ना। तो ये याद रखना, ये हमारा होता है आयोटा उर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। समझ गए, इसको भूलना मत। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे x की हमको कितनी वैल्यूज मिल गई, यहाँ पे हम लोग को x की 2 और वैल्यूज मिल गई। अगर मैं इसको और स्पेसिफाई करके लिखूँ तो -4 प्लस अंडर रूट 48i डिवाइडेड बाय 2, और इसमें क्या बन जाएगा मेरा -4 माइनस 48i डिवाइडेड बाय 2, और x की एक वैल्यू क्या मिली हमको, 4 मिली है। मतलब x की हमको 3 वैल्यूज मिल चुकी हैं। देख लो, x का जितना पावर x की उतनी वैल्यूज हमारे पास। समझ गए, x के 3 पावर्स तो x की 3 वैल्यूज। ये सूत्र भूलना मत गधो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आगे काम आएगा जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे। अभी तो सिंप्लीफिकेशन में उसका इतना यूज नहीं है, बस यहाँ पे हम लोग क्यूब पढ़ रहे थे तो क्यूब के बारे में मैंने आपको थोड़ा जानकारी दिया है।
ओके, अगर कहीं पर क्यूब है, ओके, तो आई होप कि आपको अभी तक का अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। श्रीधराचार्य इंडियन मैथमेटिशियन थे, तो इनको भूलना मत, अगर भूल गए तो 4 लाख तो 2 झापड़ तैयार है तुम्हारे लिए, खुद को मार लो, समझ गए। चलो, तो ये क्यूब का जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको दे दिया। अब बढ़ते हम लोग प्रॉपर अपने टॉपिक के ऊपर, क्यूब के ऊपर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। मिटा देता हूँ इसको, पता नहीं क्या हो गया आज इसको, ये भी नाटक कर रहा है वो। चलो देखो, स्क्वायर में हमने स्क्वायर की यूनिट डिजिट लिखे थे, अब हम लोग क्यूब में क्यूब की यूनिट डिजिट लिखेंगे। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब। ओके, तो देखो 1 से लेके 9 तक और लास्ट में आता है 0 का क्यूब। हम लोग दुनिया में कितनी ही संख्या के क्यूब ले ले, उनके यूनिट डिजिट यही रहने वाले हैं, मतलब उनके यूनिट डिजिट में यही 10 नंबर बैठेंगे, 0 to 9 बस, और नंबर नहीं बैठेंगे। तो अगर मैं इसका क्यूब, मैं ऐसे किसी नंबर का क्यूब करता हूँ जिसका यूनिट डिजिट 1 है, तो क्यूब करने पे आंसर में यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। 2 का क्यूब करने पे कितना मिलेगा मेरे को, 8 मिलेगा। 3 का क्यूब करने पे 27 मतलब 7 आएगा। 4 का क्यूब करने पे 4 आएगा। मैंने क्या बोला है, 4 की पावर अगर ऑड है तो वो 4 ही आता है उसका यूनिट डिजिट। 5 का क्यूब करो 5 ही रहेगा। 6 का क्यूब करो 6 ही रहेगा। 7 का क्यूब करो तो 3 आता है। 8 का क्यूब करो तो 2 आता है, मतलब 5 1 2। और 9 का क्यूब करो तो 9 आता है, मतलब 7 2 9 मतलब 9। और 0 का क्यूब करो तो 0 आता है, मतलब समझ गए। देखो अभी हम लोग जब स्क्वायर में यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक पैटर्न फॉलो कर रहा था यूनिट डिजिट का, समझ गए। बट यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। वहाँ पे पहले और लास्ट का सेम था, सेकंड और सेकंड लास्ट का सेम था यूनिट डिजिट, बट यहाँ पे वैसा कुछ पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो वैसे ही हमने वहाँ पे स्क्वायर निकालने की ट्रिक देखी थी, बट यहाँ पर क्यूब निकालने की ट्रिक्स हैं। अगर उसको याद करो तो भी ठीक, नहीं याद करो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक आप वो ट्रिक लगाओगे तब तक आप उसका मल्टीप्लाई करके आंसर ही निकाल लोगे, समझ गए। ओके, तो इतना अच्छे से समझा होगा, कोई दिक्कत। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, देखो अगर हम लोग किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें -2 इंटू -2, तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके, 2 नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करके कभी आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। ओके, अगर कभी आपको ऐसा नंबर मिले कि -4 का स्क्वायर रूट निकालो, तो इसका स्क्वायर रूट नॉट डिफाइंड होगा, वो क्या मिलेगा, √4i मिलेगा। बट अगर कभी ऐसा बोले आपको कि 8 का क्यूब रूट निकालो, -8 का क्यूब रूट निकालो, इसका मतलब क्या होता है, 3 ऐसी संख्याएं लो जिसको मल्टीप्लाई करने में -8 है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस, मतलब -8 मेरे को यहाँ से मिलेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, -2 आएगा, समझ गए। इसका आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। -2 का क्यूब, अगर मैं -8 का क्यूब रूट लूंगा तो आंसर -2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, क्यूब में एक माइनस एक्स्ट्रा आता है, इसके लिए यहाँ पे ये माइनस का साइन क्यूब रूट के बाहर आता है, क्यूब रूट के बाहर आता है। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता 3, मतलब ये स्क्वायर रूट है और -8 का स्क्वायर रूट नहीं होता, क्यूब लग गया यहाँ पे, इसीलिए -8 का आंसर बाहर मिला हम लोग को। एक बात समझ गए आप लोग, एक बात इतना ध्यान रखो, अगर यहाँ पे क्यूब रूट है और अंदर माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा ही आएगा, डेफिनेटली, समझ गए। कोई दिक्कत आपको इसमें से बिल्कुल भी नहीं। तो बढ़ते हम लोग आगे अपने सवालों के ऊपर। एक सवाल पीछे छूट गया क्या, हाँ अरे सवाल यहीं छूट गया हम लोग का। हम लोग आगे कंसेप्ट चलेंगे। चलो ये देखो, अब ये क्या है मेरा स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट किसका निकालने का है, 17576 का स्क्वायर रूट निकालने का। क्यूब रूट है ना। अब देखो माइनस पहले के लिए भूल जाओ, माइनस अभी के लिए भूल जाओ। तो क्या करो अभी, देखो यूनिट डिजिट क्या है इसका, 6 है। तो इसका जो क्यूब रहा होगा, इसका जो क्यूब रूट रहा होगा, ये जिस संख्या का क्यूब है उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही रहा होगा, क्योंकि 6 के लिए यूनिट डिजिट 6 ही आता है क्यूब में। ओके, 6 रहा होगा। फिर इसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर किया था ना, इसके अंदर आपको लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर करना है। क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर करना है। और 17 से जस्ट छोटा
और 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? मेरा 8 है, मतलब 2 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब मेरा बन जाता है 27 जो 17 से बड़ा है, तो मेरे को वो नहीं लेना है। 2 का क्यूब क्या होता है मेरा? ये 2 का क्यूब होता है। मतलब ये जो 2 है ना, 2 का क्यूब, ये 2 यहाँ पे लगा दो और ये माइनस का जो साइन है वो यहाँ पे लगा दो। मतलब इसका जो आंसर है वो -26 है। समझ गए? स्क्वायर के अंदर लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करते थे, इसके अंदर लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर करना है बस, बाकी पूरा मेथड प्रोसेस सेम है। उसके अंदर यूनिट डिजिट 2 नंबर्स के सेम रहते थे, इसीलिए हम लोग को आंसर में कंफ्यूजन रहता था। बट इसके अंदर हर नंबर के यूनिट डिजिट क्यूब करने पे अलग आते हैं, इसके लिए कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा हम लोगों को। समझ गए? चलो इसको मैं रफ करता हूँ, मैं सब सॉल्यूशन यहीं पे करके दिखाऊंगा तुम सबको। ओके, ये रबड़ भी ना अब दिख नहीं रहा है, गायब सा हो गया। चलो कोई नहीं। चलो देखो सेकंड नंबर क्या है मेरा। सेकंड नंबर मेरा है, और हाँ ये जो क्वेश्चन था ना तुम्हारा 2019 का मेंस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसके अंदर माइनस लगा दिया था उन लोगों ने। चलो ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन क्या है मेरा? 493039। 9 मेरा कब आता है बताओ मेरे को? मेरा 9 कब आता है? जब मेरा यूनिट डिजिट 9 हो, 729। ओके, अब 9 है तो लास्ट का 3 डिजिट क्या करना है? इग्नोर करना है मुझे। फिर इसके बाद 493 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 8 का क्यूब होता है मेरा 512 512, और 7 का क्यूब होता है 343। मतलब 493 से जस्ट छोटा जो मेरा परफेक्ट क्यूब है वो क्या है मेरा? 4343, मतलब 7 का क्यूब है, तो ये 7 आपको यहाँ पे लगा देना है, मतलब 79। तो इसका क्यूब रूट का आंसर कितना होगा? 79 होगा। मैं सब नहीं करने वाला, मैं बस मुश्किल से अब 1 और 2 ही करूँगा, बाकी तुम्हारे लिए होगा होमवर्क। समझ गए? बाकी क्या होगा तुम्हारे लिए? होमवर्क होगा। ओके, चलो अब एक काम करो, तुम लोग सॉल्व करो डी वाला। डी वाला क्या है मेरा? देखो 681472 है। 2 यूनिट डिजिट मेरा कब आता है? जब लास्ट में मेरा क्या हो? 8 हो, मतलब 512। 8 का क्यूब 8 आता है, तो लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर मारो। 681 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब मेरा कौन सा है? 9 का क्यूब मेरा होता है 729, तो ये मेरा 681 है। इसका क्यूब, इससे जस्ट छोटा क्यूब मेरा क्या होगा? 512, मतलब 8 का क्यूब। समझ गए? मतलब 681 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब क्या मेरा? 521 क्या मेरा? 521 है, तो 512 में मतलब मेरा कितना? या 8 का क्यूब है, तो ये 8 आपको यहाँ पे लगा देना। समझ गए? 512 नहीं होता, ये 521 नहीं है, 512 होता है। हाँ 512, वही सोचूं मैं लास्ट में 1 कैसे आ रहा है इसके। ओके, तो यहाँ 8 का क्यूब होता है, यहाँ पे कितना लग जाएगा? 8 लग जाएगा। ओके, तो इसका मेरा आंसर कितना होगा? 88 होगा। अब मैं एक लेता हूँ लास्ट करने के लिए, सॉल्व ई वाला। ओके चलो देखो, तो 1225043। 3 मेरा कब आता है? 3 मेरा आता है 7 में, मतलब 343 जब मेरा आता है 7 आता है। देखो क्यूब के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्क्वायर वाला ह्यूमन ब्रेन नॉर्मली दिमाग में रख सकता है, अगर उसने क्यूब की प्रैक्टिस नहीं की तो क्यूब उसको ध्यान में नहीं आएगा। समझ गए? क्यूब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम लोगों को, ताकि क्यूब ब्रेन में क्लिक हो। समझ गए? अगर वो क्लिक नहीं हो रहा मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की है क्यूब की। सीरियसली प्रैक्टिस करो, क्यूब की प्रैक्टिस करो। क्यूब ना देखो ज़्यादा ही ना 20 बार, 1 से लेकर 20 तक क्यूब लिख डालो यार, 20 बार लिख डालो। कैसे याद नहीं होता? जब एक बार कोई चीज़ हाथ से 20 बार निकल जाएगी, तो कोई चीज़ अगर हाथ से एक बार में 20 बार निकल जाएगी ना कोई चीज़, तो वो छप जाएगा दिमाग में आपके। समझ गए? चलो देखो, तो लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर मारो। अब ये मेरा क्या बचा है? 1225। तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब मेरा क्या होता है?
11 का क्यूब मेरा कितना होता है 1331 होता है, वो इससे बड़ा है, तो इससे जस्ट छोटा मेरा क्या होगा 10 का क्यूब होगा 1000। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा 110, मतलब इसका आंसर कितना होगा मेरा 107 होगा। ये 107 का क्यूब है। समझ गए? कोई दिक्कत? ऑप्शन ये एफ और ये सी, ये आपके लिए होमवर्क है। सी वाला मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जब लास्ट 3 डिजिट इग्नोर करेंगे तो अंदर बचता है 5 डिजिट, ये आपके लिए एक चैलेंज है। और यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे अंदर 4 बचता है। चलो, तो सी और एफ आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो आप लोग। समझ गए? लिखो। तो बढ़ते हैं आगे। क्यूब रूट समझ में आया? कुछ नहीं करना है, लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर करना है, बाकी के जो नंबर बचे उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब देखना है, और वो जिसका जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब जिस नंबर का रहेगा उसको आगे लगा देना, बस इतना ही तो करना है। और थोड़ी कुछ करना है आप लोगों को? बवाल तो कुछ है ही नहीं, कुछ मुसीबत तो नहीं है, ये छोटी सी चीज़ है बहुत। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे। ये बवाल। अब नया टॉपिक लेते हैं। चलो, अब नए टॉपिक का नाम डालो तुम लोग रैशनल नंबर्स। क्या डालो? रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ओके, देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। समझे? ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और जहां पर p और q एक इंटीजर होंगे, जहां पर p और q एक इंटीजर होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आपको तो पता है कि जो भी हमारे सिंगल डिजिट नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, वो एक रैशनल नंबर तो होते ही है। बट अगर कोई नंबर ऐसा मिल जाए आपको 16666666666 अप टू ये बढ़ता ही चला जाए, तो क्या ये रैशनल नंबर है? जी हाँ, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.66666666। समझ गए? तो 1 प्लस, अब ये क्या है 0.6, मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लगा दो बार, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो। अब जो नंबर रिपीट हो रहा है मतलब 6 है ना, तो पॉइंट निकाल दो, 6 लिखो। अब कितने नंबर के ऊपर बार है? एक नंबर के ऊपर, तो एक बार यहाँ पे 9 लिख दो, एक बार यहाँ पे 9 लिख दो, और इसको कैंसिल करोगे तो 2/3 आएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 5/3, मतलब 1.666666 अप टू इसको रैशनलाइज करके क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग 5/3 लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर आपको ऐसा मिले 0.76767676 अप टू, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 0.76 का बार, तो इस पॉइंट निकाल दो 76। अब कितने नंबर के ऊपर बार है? 2, तो नीचे 2 बार 9 लगा दो। इसको आपने क्या बना दिया? p बाई क्यू के फॉर्म में बना दिया। देखो, पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो ही आप इसको रैशनल नंबर में लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते आप लोग। समझ गए? अगर कोई आपसे पूछे क्या 3.24 एक रैशनल नंबर है? जी हाँ, 3.24 एक रैशनल नंबर है। आप लोग 324 को डिवाइडेड बाय 100 ऐसा लिख सकते हो ना। अगर ये पॉइंट नीचे आएगा तो 100 बन जाएगा। ये 324 मेरा क्या होता है? 18 का स्क्वायर, और 100 मेरा क्या होता है? 10 का स्क्वायर, मतलब 18/10, मतलब 9/5। समझ गए? ये देखो, ये मेरा क्या है? रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर मेरा वही होता है जिसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे √5, √3, √6, √2, इनमें से कोई भी रैशनल नंबर नहीं होता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके जो स्क्वायर रूट हम लोग खोलते हैं ना, तो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं करता ये। समझ, जैसे √5 है, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो 2.23 अप टू ये बढ़ता जाता है, बिना किसी पैटर्न के ये बढ़ता ही जाता है, इसका एंड ही नहीं है। समझ गया? मतलब ये क्या है? ये एक इरैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है वो भी एक रैशनल नंबर है। इसको याद कर लो। स्टेटमेंट को ना भूला मत करो, स्टेटमेंट को नोट कर लिया करो। अगर मैं बोलूँ कोई भी परफेक्ट स्क्वायर एक रैशनल नंबर है, कोई भी इंटीजर एक रैशनल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर है। समझ गए?
एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट से घुमा के पूछ लिया जाता है आपसे, और आप लोग वहाँ पे आंसर नहीं कर पाते उसका। चलो रैशनल नंबर समझ लिया, कोई टफ नहीं था। अब जाते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर पे। चलो टॉपिक का नाम क्या है मेरा, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर मेरे क्या होते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ओके, आप सब ने ये सब मैंने आपको नंबर सिस्टम में शायद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का ये पार्ट हमारा छूटा हो, जिसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पूरा करेंगे। मैंने बोला है कि सिंप्लीफिकेशन भी नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, समझ गए। चलो देखो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, जो रैशनल नंबर ना हो और p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, वो मेरे क्या, वो मेरे इर्रेशनल नंबर, वो मेरे क्या इर्रेशनल नंबर है। जैसे कि देखो रूट टू की जो वैल्यू होती है 1.4114 बढ़ती जाती है, ख़त्म नहीं हो। जैसे रूट 3 की वैल्यू 1.732 परफेक्ट वैल्यू। मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया, देखो अगर मैं रूट 4 बोलूँ तो रूट 4 प्रॉपर 2 होता है, पर देखो इक्वल टू है ना, इक्वल टू भगवान की वाणी है। इक्वल टू मतलब ये इसके ही बराबर है, दूसरे किसी के बराबर नहीं होगा। अब रूट 2 देखो, रूट 2 की वैल्यू एंड नहीं हो रही है, रूट 2 की वैल्यू एंड नहीं हो रही है, तो इसको इक्वल टू कैसे लगाते हैं हम लोग, इसलिए ये पार्शियली इक्वल टू लगाए, सिमिलर टू। ओके, जैसे रूट 5 की वैल्यू 2.23 अप टू ये बढ़ता ही जाता है, खत्म नहीं होता। ओके, अब आपसे एक सवाल है, पाई मेरा रैशनल है या इर्रेशनल है? पाई मेरा एक इर्रेशनल नंबर है, पाई मेरा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब आप लोगों में से कितने महारथी उठ के बोलेंगे सर पाई की वैल्यू तो मेरी 22/7 होती है, ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में है। गधो, ये पाई की मानी हुई वैल्यू है, क्योंकि पाई मेरा कितना होता है, पाई मेरा होता है 3.1453, ये बढ़ता ही जाता है, और ये 5 लाख डिजिट्स तक खोजा गया इसके बाद का वैल्यू, लेकिन इसका एंड नहीं मिला है अभी तक। पाई इसके बराबर होता है। ओके, तो ये जो वैल्यू है ना पाई इक्वल्स टू 22/7, अगर यहाँ पे इक्वल्स टू आपने लगा दिया ना गलती से भी, तो ये बराबर नहीं होगा। पाई इज सिमिलर टू 22/7, समझ गया, इसलिए पाई मेरा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। पाई मेरा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, समझ गए, पाई मेरा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, वैसे आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी इक्वल टू लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म की यहाँ पे आपको सिमिलर टू ही लगाना है। अगर वो नहीं समझ रहा तो आप लोग यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हो इसके जगह पे। ओके, तो पाई वाला केस जो ना एग्जाम में एज अ स्टेटमेंट आपको पूछ सकता है कि पाई एक रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है। 22/7 कभी पाई का प्रॉपर वैल्यू नहीं होता, वो पाई का माना हुआ वैल्यू होता है कि 22/7 मेरा 3.14 के बराबर होता है, समझ गए। तो ये थे मेरा इर्रेशनल नंबर, बेसिक्स पढ़ लिया आपने। चलते अब क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट क्वेश्चन पे जम मारते। क्वेश्चन का देखो, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल, किसका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर है? किसका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर है? ये लोग इनडायरेक्टली ये नहीं पूछ रहे किसका स्क्वायर रूट, मतलब अंदर क्या बैठा है मेरा, एक स्क्वायर बैठे ना। ये लोग मतलब ये लोग इनडायरेक्टली यही तो पूछ रहे हैं ना कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। इन लोगों ने यही तो पूछा है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। देखा जाए तो निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? हम लोगों को पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक रैशनल नंबर होता है। यहां पे लिख लो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ओके ओके, अब ये देखो, अब हमने जब पॉइंट वाला पढ़ा था, मैंने क्या बोला था, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो पॉइंट के बाद हमेशा इवन डिजिट्स होंगी, तो इसमें सबके बाद इवन डिजिट्स है। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि लास्ट के 2 डिजिट्स, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 इन चारों में से नहीं होगा, मतलब ऑप्शन डी तो यहीं पे निकल गया, ऑप्शन डी तो यहीं पे निकल गया। तो क्या बचता है अभी हमारे पास, ये 1, 2, 3 वैल्यूज बचते हैं।
तो 49, 49 और 24, 49 मतलब 7 का स्क्वायर और 24 मतलब 18 का स्क्वायर मतलब 324। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट तो मैच कर रहे हैं। अब बचा इनमें से कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट करने पे एक रैशनल नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का पता लगाने के लिए देखो, जब सिंगल डिजिट का काम हो गया, डबल डिजिट काम नहीं आ रहा, तो क्या करो, अभी एंडिंग में जाओ डिजिटल सम के ऊपर। डिजिटल सम मैंने सिखाया है ना, क्या था देखो, 5 4 9 9, इसका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है। 5 4 9 9, इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है डिजिटल सम, मतलब ये भी आंसर नहीं है। डिजिटल सम 1 4 7 या 9 इनमें से ही आना चाहिए। जब ये 3 आंसर नहीं तो आंसर यही होगा। इसका इसका कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 4 9, 9 गया मेरा, 4 2 6, 6 3 9, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो ये मेरा आंसर है। समझ गए? देखो, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या है, नीचे वर्ग ही दिया गया है ना, मतलब कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही तो एक रैशनल नंबर बनता है मेरा। इन शॉर्ट इन लोगों ने केवल स्टेटमेंट को थोड़ा ट्विस्ट किया है बस, और कुछ नहीं किया है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व करके अब बताओ कि इसका आंसर कैसे आएगा। कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। मैंने क्या बोला है, किसी भी नंबर के एंडिंग का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होगा, मतलब ये तो पहले ही निकल गया देखते ही। और पॉइंट के बाद हमेशा इवन डिजिट होने चाहिए, तो ये भी निकल गया देखते ही। इसके बाद 3 है, मतलब ऑड डिजिट है। अब बचता है ये नंबर और ये नंबर, तो एक काम करो, इसके अंदर यूनिट डिजिट मतलब इसके अंदर डिजिटल सम चेक कर लो। 1 4 7 9 कहाँ पे बन रहा है, देखो 4 9, 6 4 10, 4 14, 14 और 3 17 मतलब 8। तो ये आंसर नहीं है, आंसर के लिए ऑप्शन ए होगा। और वो थोड़ा सा ना स्क्रीन का जो बाउंड्री था ना, वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया था इसलिए। ओके चलो देखो क्या है मेरा, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है मेरे को, 8 आया, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर मेरा यही होगा। तो इसका यूनिट डिजिट निकाल के देखते हैं हम लोग। 4 3 7, 7 3 10, 4 14, 4 18, 18 का यूनिट डिजिट मतलब 9। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। समझ गए? देखो हम लोग को सही आंसर पता नहीं लगाना, हम लोग को गलत आंसर काट के निकालना है इसमें से। समझ गए? क्या हमने इसमें सबका स्क्वायर रूट थोड़ी निकाला, हमने जो जो नियम पढ़े हुए थे उनका नियम का यूज अभी करोगे कि अपने बुढ़ापे में करोगे। तुम लोग अभी करोगे ना, तो उनको यूज करो, दिमाग की बत्ती खोलो, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। समझ गए? इसके अंदर ऐसे टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे, आपको सही आंसर नहीं ढूंढना है, आपको गलत आंसर निकालना है उसमें से। समझ गए? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 नहीं होता, ये आंसर निकल गया। अगर परफेक्ट स्क्वायर पॉइंट में, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट नहीं होता, ये आंसर निकल गया। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 1 4 7 9 में से होता है, तो ये आंसर निकल गया। बचा ये आंसर। देखो हमने गलत आंसर निकाला, सही आंसर अपने आप मिल गया हम लोग को। समझ गए? अगर पेटी में सड़े हुए आम और अच्छे आम दोनों, सड़े आम को निकाल दो, अच्छे आम मिल जाएंगे आपको। अच्छे आम को ढूंढने की जरूरत नहीं, सड़े आम को ही निकाल दो। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस बचे जो सिर्फ फिक्स पैटर्न के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, वो आप लोग देख के ले लो। जैसे ये देखो, यदि किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है तो उसके कितने अंक होंगे। जैसे कि अगर n स्क्वायर है, इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर कंटेन 17 डिजिट्स देन हाउ मेनी डिजिट्स इट विल हैव। अगर n स्क्वायर में आपको 17 डिजिट्स हैं तो n में कितने डिजिट्स थे आपको। देखो अगर ये नंबर मेरा ऑड हो, अगर ये नंबर मेरा ऑड हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर ये नंबर मेरा ऑड हो तो यहाँ पे क्या करना है, 17 में 1 जोड़ना है और डिवाइड बाय 2 मारना है आपको, मतलब 18/2 मतलब 9। इसमें क्या मिल जाएगा मेरे को, 9 डिजिट्स मिल जाएंगे। मतलब मेरे n में क्या थे, 9 डिजिट्स थे। समझ गए? अगर ये आंसर कभी, अगर ये जो डिजिट है कभी इवन हुआ n स्क्वायर, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, अगर किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स 22 डिजिट्स देन हाउ मेनी डिजिट्स इट विल हैव, उसके कितने अंक थे। अगर n स्क्वायर मेरा क्या है, 22 है, 22 डिजिट्स का है, तो n में कितने डिजिट्स रहे होंगे। ये मेरा क्या है, इवन है ना, तो इवन के लिए कुछ नहीं करना, सीधा 22 को 2 से डिवाइड करना है। जितने भी नंबर रहेंगे यहाँ पे मतलब 11 आएगा। अगर यहाँ पे n स्क्वायर मेरा कितना बोलता, 42 बोला होता, तो
n निकालने के लिए 42 को 2 से डिवाइड किया होता है, मतलब 21 डिजिट्स। समझ गए। अब अगर कभी आपको ऐसा नहीं पूछ सकता, देखो अगर किसी के मन में डाउट रहेगा सर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, किसी n के पास 21 डिजिट्स हैं, किसी नंबर में 21 डिजिट्स है, तो उसका स्क्वायर करने पे कितने डिजिट्स आएंगे, ऐसा कभी नहीं पूछ सकता वो। क्योंकि देखो अगर मैंने एक नंबर लिया n क्या है, n कितना मैंने लिया, मैंने n लिया 12 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 144 होता है, इसमें 2 डिजिट्स है। अभी अगर मैंने, ये मेरा n स्क्वायर है, अगर मैंने n लिया 50, ओके, तो इसमें ही मेरे 2 डिजिट हैं, लेकिन इसका स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है। समझ गए, ये 3 से 4 पे शिफ्ट हो गया। तो ऐसे ये कभी आपको नहीं देगा। हाँ, आपको ये n स्क्वायर का डिजिट देके आपको n का डिजिट पूछ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर ऑड हो तो जितने डिजिट्स हो उसके अंदर 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, और अगर इवन डिजिट्स हो तो उसको सीधा 2 से डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन बी। समझ गए। तो ये अगर मन में डाउट रहेगा ना सर ये अगर उल्टा पूछ लिया, तो उल्टा नहीं पूछ सकता ना बेटा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, इसमें आ गया मेरा 3 डिजिट। 50 का स्क्वायर मतलब 2500, मेरा इसमें आ गया 4 डिजिट। कुछ मेल बैठ रहा है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। समझ गए, मेल क्या बैठ रहा है, कुछ भी नहीं बैठ रहा है इसके अंदर मेल। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन √261 एंड √45109। ओके, ये 2017 के मेंस का क्वेश्चन है। 2017 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, √261 से लेकर √45109 के बीच कितने प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, तो देखो √261, अगर 16 का स्क्वायर देखो कि कितना होता है 256 होता है, मतलब 16 के बाद ही ये नंबर रिपीट हुआ है, मतलब 16 के बाद का ये नंबर √261। अगर यहाँ पे मेरा √265 होता, √256 होता, कितना होता √256 होता, मतलब ये 16 का रूट है। तो मतलब इसके पहले मेरा नंबर क्या था 16 था, तो मुझको केवल प्राकृतिक संख्या लिखना है, मतलब मेरे को परफेक्ट नेचुरल नंबर ही लिखना है ना। तो इसके बाद क्या है हमारा 17 आएगा, 17 के बाद 18 आएगा, ये कितने नंबर तक गया। अब ये देखो, ये मेरा क्या है 45,109 है, तो ये कोई मेरा परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है बिल्कुल भी, ये मुझे मालूम है। तो इसके पहले अगर कोई नंबर देखो, मतलब 200 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 40,000 होता है। 200 का स्क्वायर मेरा 40,000 होता है, तो मेरे को 45 आना, तो मेरे को 44,000 के पास जाना है। तो मैं अगर 212 का स्क्वायर लेता हूँ, तो 212 का स्क्वायर मेरे को कितना मिल जाएगा, यहाँ पे ये 200 + 12 होता है, तो यहाँ पे 44 मिल जाएगा मेरे को, 144, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 224, कितना मिल जाएगा 224, और 224 का 2 गुना कितना होता है 448। ओके, मतलब 448 होता है ना, तो 448, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 1 यहाँ पे जाएगा तो 44944। देखो इससे जस्ट उठा, अगर मैं 213 का स्क्वायर लेता हूँ, अगर मैं 213 का स्क्वायर लेता हूँ, कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे लास्ट में 09 आएगा मेरा, नहीं 09 नहीं आएगा भाई, ये 200 से 13 जाता है ना, तो लास्ट में आएगा 169 मेरा आएगा। अब 200 से 13 जाएगा, मतलब 213 में 13 जोड़ूंगा तो 226, और 226 का दुगना कितना होता है 6 6 12, कैरी 1 2 2 4 1 5, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 4, तो 452 1 यहाँ पे मिल जाएगा, तो 45369। अभी देखो ये जो 45369 है, ये 213 का स्क्वायर इससे बड़ा है, तो मतलब 212 के इससे जस्ट पहले का स्क्वायर नंबर कौन सा रहा होगा मेरा नेचुरल नंबर कौन सा रहा होगा, 212 ही रहा होगा, क्योंकि ये नंबर 213 से क्या है छोटा है ना, और ये परफेक्ट स्क्वायर इसके बीच में ही निकालना है, तो इसके पहले क्या रहा होगा मेरा 212 रहा होगा, मतलब 17 18 19, ये कहाँ तक गया मेरा 212 तक गया। तो इसके बीच में कितनी नेचुरल नंबर से कैसे पता लगाएंगे हम, ये देखो सीधी सी बात है। ये देखो, ये अगर मैं बोलूँ नंबर 1 से चालू है 212 तक आया है, 17 तो यहीं तक हो गया, मेरे को इसके बीच में पता लगाना है, मेरे को इसके बीच में, मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक पता लगाना है, तो यहाँ तक तो 16 नंबर रहे होंगे ना नेचुरल नंबर, तो 212 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूँ कितना मिल जाएगा मेरे को 196 मेरे को मिल जाएगा 196।
समझ गए? तो आंसर मेरा कितना होगा? 196 होगा। समझ गए? अगर अभी भी डाउट है तो देख लो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 212 प्लस 17, 212 माइनस 17 प्लस 1 होता है ये। 212 माइनस 17 प्लस 1 होता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 212 माइनस 16 मतलब 196। अब ये देखो, ये ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ 2 3 4 5 6 7 और मैं आपको पूछूं कि इसके बीच में कितने डिजिट्स है 2 से 7 के बीच में, तो 7 माइनस 2 प्लस 1 कितना मिल जाएगा मेरे को? 5 प्लस 1 मतलब 6 ना। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसके बीच में कितने डिजिट? 6 डिजिट्स है। वैसे ही मैंने यहाँ पे देखा 212 में से 17 को माइनस किया और 1 मैंने जोड़ दिया। जब मैं 7 में से 2 को माइनस करता हूँ मेरे को इसके बीच का गैप मिलता है, मेरे को इसके बीच का गैप मिलता है। बट ये जो एक नंबर है डिजिट ना, वो नहीं आता। इसके लिए मैंने क्या किया? एक ऐड किया। सेम वही केस यहाँ पे। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं करना है तो 17 से 212 तक चाहिए तो 1 से 16 तक माइनस कर दो, 17 से 212 तक आपको मिल जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। ओके, समझ गए? कोई डाउट? कुछ भी? बिल्कुल भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है मेरा? किसी सेना के जनरल ने 36,562 सैनिकों को एक वर्गाकार आव्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, तो बचे हुए सैनिक, यहाँ पे बचे हुए आएगा, बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अ जर्नल ऑफ एन आर्मी वांट्स टू क्रिएट अ फॉर्मेशन स्क्वायर फ्रॉम 36,562 आर्मी मैन। आफ्टर अरेंजमेंट ही फाउंड सम आर्मी मैन रिमेन्ड अनयूज्ड। तो अनयूज्ड कितने सैनिक क्योंकि यूज़ नहीं पड़ी, मतलब उस स्क्वायर को बनाने में कितने सैनिकों का यूज़ नहीं हुआ। देखो स्क्वायर है यहाँ पे, टोटल कितने मेरे पास? 36,562। मेरे को इसमें से क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब जितने रो उतने कॉलम मेरे को रखने हैं। समझ गए? तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को? अनयूज नंबर, मतलब इसी 36,562 में से कुछ अनयूज सैनिक है, मतलब अनयूज सैनिक में निकाल दूंगा तो मेरे को परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना बच्चा ऑप्शन से माइनस किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को ना ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है कि मिनिमम मैं कौन सा नंबर माइनस करूँ कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने, कि एक क्या बने? परफेक्ट स्क्वायर बने। क्योंकि जब मैं इसमें से कुछ सैनिकों को निकालूंगा तभी तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मेरा एक स्क्वायर फॉर्म होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से रख के देखते हैं। तो अगर मैं 36 रखता हूँ, अगर मैं 36 रखता हूँ तो लास्ट में कितना मिल जाएगा मेरे को? देखो 12 में से 6 गया 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गया, 12 में से 6 गया 6 आएगा ना, 12 में से 6 गया 6 और 5 में से 3 गया 2। अब ये देखो 26, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंडिंग के डिजिट 26 नहीं होता, तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है मेरा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं 65 रख के देखता हूँ, क्या रखता हूँ? अब मैं 65 रखता हूँ। तो 65, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7। अब देखो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 7 तो नहीं होता, बिल्कुल भी। किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट तो 7 नहीं होता, मतलब 65 भी मेरा आंसर नहीं है। समझ गए? देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना ऑप्शन से टैकल किया जाता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि ऐसा क्वेश्चन देख के हम लोग डर जाए कैसे होगा। अगर आपको रूल पता है, कंसेप्ट पता है, तो क्या ही दिक्कत आपको पड़ रही है? मैंने सब कुछ सिखाया तो है आपको। जब मैंने आपको सब कुछ सिखाया तो आपको क्या ही दिक्कत पड़ रही है? बस प्रैक्टिस ही तो करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ओके चलो, अब मैं रखता हूँ 81, 81 रखा। दो में से 1 गया 1, और यहाँ पे 6 है ना, मतलब 16 में से 8 गया मतलब 8, 81 हमारा आंसर हो सकता है। ओके, और अगर मैं 36562 माइनस में से अगर मैं 97 माइनस करता हूँ तो 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा? 15, 15 में से 9 गया तो 6। देखो 5 के साथ कहीं परफेक्ट स्क्वायर में 6 नहीं आता, 2 आना चाहिए, तो मतलब 97 मेरा आंसर नहीं है। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा इसका। कोई दिक्कत पड़ी मेरे को निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं पड़ी। हम लोगों ने लास्ट के 2 डिजिट से ही पहचान लिया कि आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ गए? और ये क्वेश्चन CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस लगाना था बस। चलो क्वेश्चन नंबर 22 है। 3
868 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि ताकि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब 3868 22 में ऐसा कौन सा मिनिमम नंबर जोड़ूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कॉमन सेंस की बात है, हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करके देखेंगे, यूनिट डिजिट को रख के देखेंगे कि सॉल्व होता है कि नहीं होता है। ओके चलो देखो, ये 22 है, अगर मैं 57 को रखता हूँ तो 7 2 9 और 5 2 7। ओके, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। ओके, तो 79 हम लोग को मिला। तो किसी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट 79 तो बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। तो दूसरा नंबर रख के देखते हैं हम लोग। तो मैंने रख दिया 22, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। फिर उसके बाद चलो 0 0 हो सकते हैं, चांसेस हैं। ओके, तो इसको साइड में रखते हैं। अब मैं क्या चेक करता हूँ, 60 रख के देखता हूँ। लास्ट के 2 डिजिट से ही चेक करना है सबको, उसके पहले जाना मत। अरे वेट 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 वेट, यहाँ पे 0 0 नहीं आएंगे ना, यहाँ पे 44 आएंगे। हाँ 44 आएंगे, माइनस नहीं प्लस करना है। तो 22 है, इसके अंदर 22 मैंने जोड़ दिया था ना। अब मैं जोड़ता हूँ इसके अंदर 62 को मैं इसके अंदर जोड़ूंगा तो ये 4 बन जाएगा, ये 84 मेरा बन जाएगा। तो 22 का स्क्वायर होता है 484, तो ये भी पॉसिबल है मेरा आंसर। चलो ये 1 2 पॉसिबल मिले हम लोग को कि आंसर बन सकते। 386822 प्लस, अब यहाँ पे मैंने क्या रखा, मैंने यहाँ पे 60 रखा, तो ये मेरा कितना बन जाएगा 0 और 6 2 8, तो 80। किसी संख्या के एंडिंग में 80 नहीं आता, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट के 2 डिजिट 80 नहीं होते, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं। अब बचता है बी और सी। चलो देखो बी और सी में अब एक काम करो, क्या चेक कर लो आप लोग, यूनिट डिजिट सॉरी डिजिटल सम देख लो इसका, कि इसका डिजिटल सम कितना आता है, 1479 आता है कि नहीं आता। ओके देखो 8 8 16 2 18, 9 का मल्टीपल कैंसिल, 6 3 9, तो 2 2 2 मतलब 6 आ रहा है। तो 6 डिजिटल सम नहीं आना चाहिए, मतलब 22 तो नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इसका देखते कितना आता है, 8 8 16 2 18, 6 3 9, 6 3 9 कैंसिल हो गया 2, 6 2 8 2 10, मतलब इसका आ रहा है 1 आ रहा है। तो 62 हमारा राइट आंसर है। समझ गए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, अगर कभी बोला जाए कि इसमें कितना नंबर जोड़े कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, लास्ट सॉल्व बाय ऑप्शन, ऑप्शन से सॉल्व करो, सॉल्व बाय ऑप्शन, ऑप्शन से सॉल्व करो और लास्ट के 2 डिजिट देखो। अगर 2 डिजिट से काम नहीं हो रहा तो यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट से काम नहीं हो रहा है तो डिजिटल सम देखो। समझ गए। आपको सही आंसर पता नहीं लगाना है इसके अंदर, आपको इसके अंदर गलत आंसर को काट के निकालना है। समझ गए। तो बढ़ते हैं आगे। ये देखो 923604 में से कौन सी संख्या को घटाया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है खुद से, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। मैंने एडिशन वाला बताया, आप लोग सब्ट्रैक्शन वाला देखिए। सिंपल कैसे, आपको क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, फिर उसके बाद में क्या देखना है आपको, डिजिटल सम देखना है। जब ये सब हो जाए, जब कुछ काम ना आए तो डिजिटल सम देख लो। समझ गए। ये तीनों आप लोग रख के देख लो, आंसर मिल जाएगा आपको। गलत आंसर को निकालो, सही आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। तो ये क्या आपका होमवर्क है। चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मेरा क्या है, ये मेरा है 1/4.263 इक्वल्स टू 0.2346। तो मुझे इसकी वैल्यू पता लगानी, ओके। तो 0.00004263। ओके चलो देखो, अब अगर मुझे इसकी वैल्यू पता लगानी कि इसकी 1/0.000426 की, अगर मैं इसमें से पॉइंट बाहर निकालना तो कितना नंबर बाहर आएगा, ये 7 बाहर आएगा, मतलब 4263 माइनस 7 कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, 4263 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि ये देखो 7 नंबर पीछे है ना। अगर मैं इस दशमलव को 7 नंबर पीछे निकालूंगा तो 10 की पावर कितनी आएगी, -7 आएगी। ओके अब यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ से दशमलव को बाहर निकालता हूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को,
तो यहाँ पे मिल जाएगा 4263 इंटू 10⁻³ क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से दशमलव को बाहर निकाला 3 नंबर पीछे से। ओके, तो 2 पॉइंट, ये मेरा कितना बन जाएगा 0.2346। ओके, अब एक काम करो, इस 2346 में से भी 456 में से भी ना आप लोग एक काम करो, बाहर निकाल लो क्या दशमलव को, तो इक्वल्स टू 2346। यहाँ पे देखो दशमलव को बाहर निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, -4 मिल जाएगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को, -4 मिल जाएगा। मैंने दशमलव को 4 नंबर के पीछे से बाहर निकाला है, तो -4 को यहाँ नीचे भेज दो, कितना मिल जाएगा मेरे को 1/, ये 10⁻³ ये -4 है, तो पावर क्या होंगे इसके ऐड होंगे, तो -3 -4 कितना होता है, -7 होता है। तो 4263 इंटू 10⁻⁷ कितना आ गया 2346। मेरे को यही तो चाहिए था, 4263 10⁻⁷ कितना मिल गया 2346, मतलब ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। इसका आंसर कितना होगा 2346 इसका आंसर होगा। समझ गए, कोई डाउट? बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन था। ओके, देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए डेसिमल मस्ट है। आप सब में से जितने को डेसिमल नहीं आता, क्लास 3-4 का टेक्स्ट बुक उठाइए, उसमें डेसिमल के बेसिक्स दिए हुए हैं, वो बेसिक्स को पढ़ के लीजिए। इतनी छोटी क्लास के टेक्स्ट बुक पढ़ने में शर्म की बात बिल्कुल भी नहीं, आप सीख रहे हो अभी। ओके, नहीं आता है तो सीख लो उसको। चलो, एक नया कंसेप्ट है स्क्वायर मिरर्स। ओके, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है स्क्वायर मिरर्स। स्क्वायर मिरर्स इंपॉर्टेंट है खास करके सीडीएस के लिए। अब ये सीडीएस में पहले इससे क्वेश्चंस बना करते थे, अब तो फिलहाल नहीं बनते इससे क्वेश्चंस क्योंकि स्क्वायर मिरर के टॉपिक्स अभी हो गए ओल्ड, बट इस ओल्ड टॉपिक से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रह सकते हैं। हम लोग को एक भी कंसेप्ट छोड़ना नहीं है, सारे कंसेप्ट पढ़ के जाने। तो स्क्वायर मिरर्स क्या होता है, जैसे देखो 14 का स्क्वायर प्लस 87 का स्क्वायर। अगर आप लोग इसको मिरर में देखोगे तो ये क्या, 87 मेरा क्या बन जाएगा 78 और 14 मेरा क्या बन जाएगा 41। अगर 15 का स्क्वायर और 75 का स्क्वायर है, आप लोग इसको मिरर में देखो तो क्या बन जाएगा, ये 57 का स्क्वायर और 51 का स्क्वायर, मतलब 15 मेरा 51 बन जाएगा और 75 मेरा 57 बन जाएगा। वैसे 17 का स्क्वायर मेरा और 84 का स्क्वायर ऐड करूंगा तो 84 मेरा 48 बन जाएगा और 17 मेरा 71 बन जाएगा। वैसे 26 और 97 में 97 79 बन जाएगा। मिरर है एकदम मिरर। यहाँ पे ना आप लोग एक काम करो, 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आप लोग एक मिरर रखो, बराबर इसका उल्टा 79 प्लस 62, समझ गए। फिर उसके बाद 96 का स्क्वायर मतलब 69 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर मतलब 72 का स्क्वायर। इन सब का ऐड करने पर और इन सब का ऐड करने पर आंसर सेम आता है, मतलब इनका आंसर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब जो आंसर इसका आता है वही आंसर इसका आता है, जो इसका आता है वही इसका आता है, जो इसका आता है वही इसका आता है, और जो इसका आता है वही इसका आता है, समझ गए। और ऐसे केवल यही 5 पेयर्स है इस दुनिया में, ओनली 5 पेयर्स, और कोई नंबर नहीं है, ओनली 5 पेयर्स है। और ये क्वेश्चन सीडीएस में आई थिंक 10 साल पहले पूछा गया था एक बार, स्क्वायर मिरर्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ये वाला पेयर था, या फिर ये वाला पेयर था, इनमें से कोई तो एक था। ओके, देखो अगर आपको स्क्वायर मिरर्स नहीं पता है तो भी आप लोग इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर सेम आने वाला है, तो यूनिट डिजिट से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे 5 का स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा, तो 5 5 10। 7 का स्क्वायर मतलब 9 और 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 9 1 10। इसका 10 का मतलब 0, इसका मतलब 0, मतलब यूनिट डिजिट क्या है इसका सेम आया। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हो अगर स्क्वायर मिरर्स का कंसेप्ट नहीं पता है, बट अगर पता है तो यूनिट डिजिट में आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे। ओके, तो इसको एज अ कंसेप्ट नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी कम है, बट पूछी जा सकती है किसी और एग्जाम में, क्या पता कब पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। ओके, तो ये था हमारा स्क्वायर मिरर्स, और ये ओनली 5 पेयर ही ऐसे। अगर आप लोग बोलोगे सर अगर ये 36 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, क्या ये 91 का स्क्वायर प्लस 63 के स्क्वायर के बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये ओनली यही 5 पेयर के लिए पॉसिबल है परफेक्ट
ये स्क्वायर मिरर्स, और किसी नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है ये। ओके, तो स्क्वायर मिरर्स के कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा ही इसलिए गया था क्योंकि ये केवल 5 पेयर ही है और पेयर नहीं है ये। ओके, समझ गए? आई होप आपको आज का बिल्कुल अच्छे से समझा होगा, कोई डाउट नहीं होगा अभी तक जितना हमने पढ़ा है। इसके अंदर हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देके क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक्स भी देखी कि देखो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा सॉल्व करना पड़े ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करके माइंड में सॉल्व कर सकते हैं उसको। अभी आप लोग अगर इसको यहाँ पे देखो, ये ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा लिखना पड़ता है बस। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछा जाए, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कौन सा, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, तो क्या आप लोग सबका स्क्वायर रूट थोड़ी निकालते हुए बैठोगे? आप लोग क्या करना है, गलत आंसर कैंसिल करना है तो सही आंसर आपके सामने आ जाएगा। गलत आंसर कैंसिल होते ही, समझ गए? तो क्या करना है, जितने रूल्स पढ़ा है सिंप्लीफिकेशन के शीट 1 में, शीट 1 को 2 से 3 बार सॉल्व करना है, मिनिमम 3 बार सॉल्व करना है। और इस टाइम पे पूरा लिखना नहीं है, आधा आधा, मतलब जितना कम पेन उठा सको उतना कम पेन उठाओ, समझ गए? तो इतना आप सबको समझा होगा। जो नहीं समझा होगा वो आप सब कमेंट बॉक्स में पूछे। और आप सब में से जितने भी नए हैं, ओके, या जिसने भी डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन से शुरू किया है, उन सबको मैं बोल दूं कि हमारे चैनल पे नंबर सिस्टम की पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जो कि पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आप वहाँ से कवर कर सकते हो। हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट मैंने वहाँ सिखाया नंबर सिस्टम के बारे में, कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए जाना है गूगल पर, उसके बाद फिर आपको जाना है यूट्यूब के ऊपर, और यहाँ पर आपको टाइप करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है अंकुश